हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य तिवारी है। आज मैं द हिंदू न्यूज़ 10 अक्टूबर के सारे टॉपिक्स देख रहा हूँ। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है, इंडिया ने यूके के साथ अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इंडिया के विजिट पे आए हुए हैं, कीर स्टारमर। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया की 350 मिलियन पाउंड की डील यूके के साथ हुई है। सो बेसिकली इंडिया ने डील की है यूके के साथ 350 मिलियन पाउंड्स की टू बाई मिसाइल्स। ठीक है, 350। अब इसमें और भी चीज़ें हैं बट वो प्रपोज हैं आगे के लिए, जैसे कि ये तो आप देख रहे हैं 350 मिलियन डिफेंस डील हुई है यूके के टू बाई मिसाइल्स फ्रॉम फॉर द इंडियन आर्मी। ये ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है। अब इसके आगे ये बोल रहे हैं कि ये कोलेबोरेशन हम इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स फॉर नेवल शिप्स के लिए भी करेंगे, बट ये भी आगे के लिए 250 मिलियंस का। अब इसमें सेपरेट रिलीज में यूके गवर्नमेंट ने ही बोला, ये इंडियन की गवर्नमेंट का नहीं है, यूके की गवर्नमेंट ने ही रिलीज किया है कि 64 इंडियन कंपनी जो हैं वो उन्होंने कमिट किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 1.3 बिलियन पाउंड। ठीक है, यूके में। सो बेसिकली बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूके में, तो एज पर डील। और इसके अलावा यूके जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी कुछ, जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, वो भी अप्रूवल दे दिया गया है कि वो अपनी कैंपस को इंडिया में ओपन करेगी टू मीट डिमांड्स फॉर फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, जो भी इंडियन स्टूडेंट की डिमांड मूव कर रही है उसको मीट करने के लिए। अब इसमें बेसिकली जो 350 मिलियन जो पाउंड की जो डील हुई है यूके के साथ, वो किस मिसाइल के लिए हुई है, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू डिलीवर यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। ठीक है, LMM करके है, ये बेलफास्ट में बिल्ट होती है। तो ये इंडियन आर्मी को देने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इसी के लिए किया है, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। तो ये होता क्या है, इसको मार्टलेट्स भी बोलते हैं। ये यूके मेड होता है, यूके में थेल्स उनको जगह है यूके की। क्या है इसके फीचर्स, ये वर्सेटाइल है, लाइट वेट है, वेरियस रोल्स जैसे कि एयर डिफेंस हम में अगेंस्ट थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, सो इस सब के यूज के लिए। तो इसमें बेसिकली आपको LMM पता होना चाहिए, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसमें क्या है कि राजस्थान बेसिकली हुआ क्या है कि एक ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट है गंगा कुमारी, उन्होंने पिटीशन फाइल किया राजस्थान हाई कोर्ट में। और यहाँ पे वो ट्रांसजेंडर के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन या कोटा की बात कर रही हैं एजुकेशन और जॉब्स में राजस्थान में। अब अभी इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में आप जानते हैं कि दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक तो वर्टिकल होता है जैसे कास्ट बेस SC ST OBC के लिए दिया जाता है, दूसरा एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। जैसे कि ये SC ST का रिजर्वेशन तो है ही, बट ये सारे में ही जितने भी रिजर्वेशन है वो हॉरिजेंटली सभी कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे वीमेंस के लिए है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ये वर्टिकल कैटेगरी में सभी के वर्टिकल कैटेगरी, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये तीनों वर्टिकल है। हॉरिजेंटल क्या करेगा, ये इसमें भी ले जाएगा तीनों में, इसमें भी तीनों में और इसमें भी तीनों में। तो अपॉर्चुनिटी इनको SC ST OBC तीनों में ही मिलेगी वीमेन को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो गंगा कुमारी बोल रही हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर रही हैं ट्रांसजेंडर के लिए भी, ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात यहाँ पे कर रही हैं, विच वुड अप्लाई अक्रॉस सभी कैटेगरी। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे वीमेन और अदर डिसेबिलिटीज पीपल को मिल रही है, जैसे एक्स सर्विस मैन को हो गया, डिसेबल्ड पर्सन को हो गया, वीमेन को हो गया, तो उसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को भी दिया जाए। अब होता क्या है, 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया था, उसमें सर्कुलर में ट्रांसजेंडर पीपल को उन्होंने OBC कैटेगरी में रख दिया था। अब क्या है, OBC कैटेगरी तो वही वर्टिकल रिजर्वेशन इनको मिला। वर्टिकल में बेसिकली क्या, उनको सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा OBC में। ठीक है, और किसी कैटेगरी में नहीं। अगर हॉरिजेंटल होता तो उन्हें SC ST सब में ही मिल जाता रिजर्वेशन। तो यही इशू था। तो गंगा कुमारी बोल रही हैं
कि ट्रांसजेंडर को हॉरिजेंटल कैटेगरी में रखना चाहिए, ना कि ओबीसी कैटेगरी में बस। अब आगे गंगा कुमारी डिसएग्री करती हैं, बोलती हैं कि ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनका एक यूनिक स्टेटस है, ठीक है। सिंपली उनको ओबीसी में डालने से जो उनका डिस्क्रिमिनेशन है या बैकवर्डनेस है वो फेस करते हैं, वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उनको भी सेपरेट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट बोलती है कि कोर्ट कैन नॉट क्रिएट न्यू रिजर्वेशन कैटेगरी। उसमें राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है ये बेसिकली एक तरह का जो बोलते नहीं है कि पावर इन्फ्रिंजमेंट की कोर्ट गवर्नमेंट के पावर, बेसिकली जो भी लॉ इनैक्ट करने का काम होता है ये सब कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, कोर्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली यही बोलना चाह रही है राजस्थान गवर्नमेंट, कोर्ट कैन नॉट क्रिएट। ये कोर्ट की पावर नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की पावर है, एग्जीक्यूटिव की पावर है, ये लेजिस्लेचर की पावर है, लॉ मेकर की पावर है। और गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट बोलती है जो पिटिशनर है गंगा कुमारी, उनके पास कोई सॉलिड डेटा या एविडेंस भी नहीं है कि वो बोल पाए कि सचमुच सेपरेट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि हेल्प करेगी ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में। अब ये बैकग्राउंड क्या था? बेसिकली क्या है कि ये जो जोधपुर की बेंच है हाई कोर्ट का, वो ये केस सुन रही है। अब ये क्या इशू क्या था कि 2023 में सर्कुलर एक राजस्थान गवर्नमेंट ने लाई थी आफ्टर गंगा कुमारी ने अप्रोच किया था कोर्ट में, और उस गंगा कुमारी ने कोर्ट में अप्रोच करने के बाद बोला कि सुप्रीम कोर्ट को 2040 का एक नासा का जजमेंट था। अब नासा का जजमेंट में क्या होता है? इसमें नासा के जजमेंट में जो ट्रांसजेंडर है उनको थर्ड जेंडर माना गया है, और उसमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो उनके रिजर्वेशन की बात की गई थी, प्रोटेक्शन की बात की गई थी नालसा के जजमेंट में। बट ये नहीं बोला गया था उस टाइम कि उनको किस तरह का रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट डायरेक्ट किया था कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं ट्रांसजेंडर, प्लस वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, थर्ड जेंडर, और उनके लिए रिजर्वेशन प्रोटेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। बट किस तरह का रिजर्वेशन देना चाहिए ये नहीं बोला था। तो ये जो बेसिकली 2023 का जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने दिया था ओबीसी वाला, जिसमें ट्रांसजेंडर को दिया था, वो इसी के बाद दिया था कि गंगा कुमारी ने उस टाइम भी अप्रोच किया था कोर्ट को। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये तो वही मैंने बताया कि थर्ड जेंडर माना गया है इस नालसा जजमेंट में 2014 का। राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर, मतलब वो मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, वो उनका खुद का राइट है कि वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाएँ अपना जेंडर। और ये सोशली एंड बैकवर्ड होते हैं और उनको रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंडर आर्टिकल 15(4) सेक्शन 4 के तहत। तो यही है मोटा मोटी टॉपिक। तो यही आपको देखना है बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ये आपको नालसा का पता होना चाहिए जजमेंट जो आया था। तो यही है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कर्नाटक ने अप्रूव किया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो मेंस्ट्रुअल आप जानते हैं विमेंस में बेसिकली पीरियड बोलते हैं इसे, ये 3 to 5 डेज का पीरियड होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट डे यहाँ पे कर्नाटक की गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट का कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। 2025 की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लाया है। अब इसमें एक दिन की पेड लीव दी जाएगी, ठीक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए ये बोला गया है कि एक दिन की पेड लीव होगी मेंस्ट्रुअल एज पर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी विमेन को दी जाएगी। अब इस डिसीजन के साथ कर्नाटक पहला स्टेट बनता है जो दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी देता है। इसके पहले उड़ीसा और बिहार ने ये पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बस, और केरला ने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कर्नाटक ने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए ये पॉलिसी लाई है। इसके पहले क्या था, इसके पहले उड़ीसा और बिहार ने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए लाया था और केरला ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बस इसमें यही था, ये आप याद रखिएगा अगर कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। अब हमारा थर्ड टॉपिक है फोर्थ टॉपिक है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने की डिफेंस एग्रीमेंट
साइन किया है, ठीक है। अब ये क्या है, किस लिए, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है कि वो अपना डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाएंगे मल्टीपल एरियाज़ में, लैंड में, एयर, मैरीटाइम, नेवल, डिफेंस इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली अभी क्या हुआ है, फर्स्ट एवर डिफेंस डायलॉग हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है, कैनबरा में। और इसमें कौन कौन आया था, बेसिकली इसको अटेंड किया था रिचार्ड मार्लेस ने, जो ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और राजनाथ सिंह ने, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अभी 2 दिन के विजिट में, ऑफिशियल विजिट में वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब इसमें ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मीटिंग मार्क करती है 5 ईयर्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। और ग्रोइंग ट्रस्ट एंड कोलेब्रेशन डिफेंस मैटर में, बेसिकली इंडो पैसिफिक आप पॉलिसी, जो भी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न बढ़ रहे हैं चाइना इन्फ्लुएंस के, से इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वॉट एग्रीमेंट, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, सर्विलांस, ये सब डिटेल शेयर करेंगे दो कंट्रियाँ एक दूसरे के बीच में। MOU मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली सबमरीन सर्च और रेस्क्यू, तो जॉइंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, कोऑपरेशन किया जाएगा, कोई सबमरीन का एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेवीज ऑपरेटिंग इन डीप वाटर्स, जो डीप वाटर्स में काम करती है नेवीज, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर जॉइंट स्टाफ टॉक्स, तो बेसिकली रेगुलरली हाई लेवल मीटिंग सेटअप की जाएंगी मिलिट्री लीडरशिप के बीच में दोनों कंट्रीज़ की, तो उसमें ताकि कोऑर्डिनेट कर पाएँ डिफेंस प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए। तो यही मोटा मोटी है। तो ये एग्रीमेंट साइन की गई है, ये आपको याद रखना है। और इसमें मैं भी पूछ सकते हैं करंट इवेंट्स में, कुछ एग्जाम्स में, कि कौन कौन किसके किसके बीच में हुई थी। बेसिकली रिचार्ड मार्ल्स जो ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लस राजनाथ सिंह के बीच में ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया गया है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्मी इंडक्ट सक्षम टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, इंडियन आर्मी ने बेसिकली स्टार्ट कर दिया है प्रोक्योर करना इंडिजीनियसली डेवलप्ड सक्षम। बेसिकली ये लोकली डेवलप्ड है सक्षम, ये किस लिए, काउंटर करने के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ठीक है। तो ये बना हुआ है इन कोलेब्रेशन विद BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद। तो और इसका फुल फॉर्म ये है सक्षम और सिचुएशनल अवेयरनेस और काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट मैनेजमेंट। तो इसका काम क्या है, बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया डिटेक्ट करने का, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा होस्टाइल, जैसे ड्रोन्स हो गए हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हो गए हैं, वो बेसिकली ड्रोन्स जिसमें जो मैंड ना हो, बेसिकली उसमें किसी की प्रेजेंस ना हो। तो इसके लिए बेसिकली ये टैक्टिकल बैटलफील्ड के लिए डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो सक्षम है, जिसको इन कोलेब्रेशन BEL के कोलेब्रेशन के साथ बनाया गया है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, उसको इंडियन आर्मी में प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही आपको याद रखना है कि सक्षम क्या है, सक्षम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्लस सक्षम बेसिकली किस लिए होता है, ये अनमैन्ड एरिया सिस्टम और ड्रोन्स के लिए बेसिकली होता है, ठीक है, के खिलाफ बेसिकली काउंटर करने के लिए अनमैन्ड जो भी एरिया सिस्टम हो गए उसके खिलाफ ये यूज होगा सक्षम। ये हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल ऑफिसर विद 7 years एक्सपीरियंस इन बार कैन बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस वो जुडिशियल ऑफिसर हैं बार में, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में बताया है। तो ये न्यूज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अभी उसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस BR गवई। उन्होंने रूल को चेंज किया है, चेंज द रूल फॉर हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंडिया में, ठीक है। उन्होंने बेसिकली रूल में चेंजेस किए हैं कुछ, कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनेगा इंडिया में। अब क्या इशू था पहले,
पहले क्या था कि जो लॉयर जो जिनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करते थे लॉयर्स विद 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बार में, वही डायरेक्टली अपॉइंट किए जा सकते थे डिस्ट्रिक्ट जज में, ठीक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट जज उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था अंडर आर्टिकल 233(2). ये आर्टिकल याद रखिएगा आप। तो पहले क्या था, बस प्रैक्टिसिंग लॉयर्स विद 7 ईयर एक्सपीरियंस को ही अपॉइंट किया जाता था एज डिस्ट्रिक्ट जज अंडर आर्टिकल 233(2). अब क्या बोला गया है इसमें, अगर इशू और क्या था, अगर पर्सन ज्वाइन करता है जुडिशियल सर्विस को, ठीक है, सिविल जज हो गया या मजिस्ट्रेट हो गया, और उसका 7 साल पहले का एज अ लॉयर एक्सपीरियंस है, जैसे कि उसने 7 साल प्रैक्टिस किया एज अ लॉयर और बाद में वो जुडिशियल सर्विस में आ गया, सिविल जज बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता था वो काउंट नहीं किया जाता था कि उसे भी अपॉइंट किया जाए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। उसमें क्या होता था कि बस वही जो ऑन गोइंग हैं 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं जो लॉयर्स, उन्हीं को बस इसमें अकाउंट किया जाता था, उनको नहीं काउंट किया जाता था कि जो सिविल जज बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, जिनका पिछला एक्सपीरियंस रहा है इसमें 7 साल का या उससे ज़्यादा का, उनको नहीं काउंट किया जाता था कि उनको भी एज ए डिस्ट्रिक्ट जज में अपॉइंट किया जाए। अब इसी को चेंजेस लाया है। सो उससे क्या होता था, जो इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर होता था जिसका पहले का एक्सपीरियंस होता था, बार एक्सपीरियंस, वो एलिजिबल नहीं था, ठीक है, भले ही उसे सेम या लीगल एक्सपीरियंस हो, आउटसाइड लॉयर से सेम हो या उससे ज़्यादा हो। अब कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने बोला है कि अगर आप जुडिशियल सर्विस में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आइडेंटिटी एज ए लॉयर जो पहले रही है वो हटा देती है, इरेज कर देती है। और 233(2) आपको नहीं रोकता है उन ऑफिसर्स को जो जुडिशियल ऑफिसर है कि आप किसी प्रमोशन या अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी को नहीं रोकता है। तो दोनों ही एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर दोनों ही जो 35 ईयर ओल्ड होने चाहिए फॉर अप्लाइंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट। तो बेसिकली अब डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, बेसिकली जो मजिस्ट्रेट होते हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अब एलिजिबल हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, ठीक है। तो वाई दिस इम्पोर्टेंट, इट ओपन द डोर फॉर यंग एक्सपीरियंस मोटिवेटेड जुडिशियल ऑफिसर कि वो भी हायर पोजीशन पे जा पाएँ अपने करियर में जल्दी ही, अर्लियर इन देयर करियर। इससे क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा लोअर जुडिशरी का। बेसिकली क्या होता है, लोअर जुडिशरी में ज़्यादा ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज की कमी होती है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो ऑलरेडी ओवर बर्डन है और डिलेज हो रही है, उसमें पेंडिंग डिलेज हैं जो भी। और इससे क्या होता है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इनकन्सिस्टेंसी ही थी ना सिस्टम में कि 7 साल का एक्सपीरियंस उसको है बट वो नहीं डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, तो ये इनकन्सिस्टेंसी कि कैसे एलिजिबिलिटी इंटरप्रेट होगी, इससे ये भी करेक्ट होती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा टॉपिक, ठीक है। इसमें आर्टिकल 233(2) को याद रखिएगा। अब इसमें बेसिकली ये सरोगेसी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। सरोगेसी लॉ क्या था कि इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 3 कपल्स, इसमें एक कपल आए, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने फ्रोजन एम्ब्रियोज नहीं होते हैं, एम्ब्रियोज होते हैं, तो आईवीएफ से इन्होंने सरोगेसी करवाई थी। सरोगेसी का प्रोसीजर ऐसे होता है कि पहले वो अपने एम्ब्रियोज को फ्रोजन करते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रियोज फिर डेवलप करते हैं। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड टॉपिक है। क्या हुआ था, एक सरोगेसी का रेगुलेशन एक्ट आया था 2021 में, ठीक है, और उसको इन्फोर्स हुआ था ये एक्ट 25/2022 में, ठीक है, 2022 में ये इन्फोर्स हुआ था ये लॉ। अब होता क्या है कि इसमें बोला जाता है इस लॉ में कि एज रेस्ट्रिक्शंस, ये इस लॉ के तहत कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब वो एज रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि ओनली मैरिड कपल्स, ठीक है, कैन ऑप्ट फॉर ये सरोगेसी के लिए, और उसमें वुमेन की एज होनी चाहिए 23 से 50 के बीच में और मेन की 26 से 55। अब इसमें क्या हुआ कि ये इसमें जो कपल बोलती है कि इट इज़ अनफेयर टू अप्लाई द न्यू एज लिमिट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये जब लॉ आया था उससे पहले ही इन लोगों ने एम्ब्रियोज का जो प्रोसेस था, फ्रोजन का प्रोसेस था, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो ये एज लिमिट का जो भी इनैक्ट हुआ है वो अब हम पे अप्लाई नहीं होना चाहिए।
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, बेसिकली क्या होता है कि लॉ आ जाती है तो गवर्नमेंट इनको रेस्ट्रिक्ट करने लगती है कि अब आप प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकते हो अपने सरोगेसी का। तो यही प्रॉब्लम आती है, तो ये कोर्ट में जाके अपने जो भी पॉइंट्स रखते हैं ये कपल्स कि ये हमने स्टेप पहले ही किया था, ये इनेक्ट तो ये लॉ इनेक्ट हुआ है 2022 में इन्फोर्स हुआ है, बट हमने जो सारी प्रोसीजर थी एम्ब्रियो फ्रोजन की जो स्टेप थी वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये तब से स्टार्ट होना चाहिए लॉ जब से ये लॉ आया है, ना कि हमने स्टार्ट कर दिया है तो पिछले जो भी हमने काम किए हैं उससे स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ये हमारे लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है। अब इसमें पीबी नागरत्ना ये बेंच है, केवी विश्वनाथन, तो इसमें ये भी इस जो कपल के पॉइंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि जो एज लिमिट थी 2021 सरोगेसी एक्ट में ये अप्लाई नहीं हो सकती रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए एम्ब्रियो, जो फ्रोजन एम्ब्रियोज भी उनके फ्रोजन कर दिए हैं बिफोर द लॉ केम इन टू द फोर्स, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और पेरेंटिंग एबिलिटी कैन नॉट बी यूज टू डिनाई पीपल देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टेप रख लिया है कि चाइल्ड रखने का, दे हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप टुवर्ड हैविंग अ चाइल्ड, ठीक है। द कोर्ट मेड इट क्लियर इट वाज नॉट क्वेश्चनिंग पार्लियामेंट राइट टू सेट एज लिमिट। कोर्ट यहाँ पे ये भी बोल रही है कि वो क्वेश्चन नहीं कर रही पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट का राइट तो है एज लिमिट रखने का, बट वो बोल रही है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होने चाहिए इसके रूल, इसके रूल तब से होने चाहिए कि जब लॉ इन्फोर्स हो गया उसके बाद, बेसिकली प्रोस्पेक्टिव उसके बोलते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं एक प्रोस्पेक्टिव होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पहले से, लॉ बनने के पहले से, तो ये नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो यही कोर्ट का दलील है। तो इसमें आपको यही याद रखना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड, और ये थोड़े पॉइंट्स की सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, तो एज लिमिट्स क्या है, ये सब आपको रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया टू लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू एसेस एक्सटेंशन रिस्क टू प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिया एसेस कर रहा है एक्सटेंशन रिस्क फॉर 11,000 जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं उनको एसेस कर रहा है कि उनका एक्सटेंशन का रिस्क क्या है। तो व्हाट्स हैपनिंग, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया स्टार्ट कर रहा है मेजर नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, एसेस कर रहा है कि कौन से वल्नरेबल हैं 11,000 स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल के जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। इसको जो प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोजेक्ट, उसको ये कह रहे हैं नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फना, ठीक है। ये पहला होगा फर्स्ट लार्ज स्केल साइंटिफिक एफर्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। गोल क्या है इसका, ये स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेगा जो इंडेंजर्ड होने के रिस्क पे हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कंजर्वेशन एफर्ट्स को मोर इफेक्टिवली बनाने के लिए, पब्लिश करेगा टू पब्लिश नेशनल रेड डेटा बुक्स बाय 2030। तो बेसिकली क्या इसमें प्लान है कि गोल है कि नेशनल रेड डेटा बुक्स भी पब्लिश होगा 2030 तक करना है, एक प्लांट के लिए, फ्लोरा के लिए, फना के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। इसमें यह भी है कि ट्रेन करेंगे और सर्टिफाई करेंगे 300 वाइल्ड लाइफ एसेसर इन इंडिया ताकि कंट्री की साइंटिफिक कैपेसिटी बढ़ पाए। ये वर्क कैसे करेगा, ये बेसिकली जो असेसमेंट है वो बेसिकली फॉलो करेगा स्टैंडर्ड ऑफ IUCN रेड लिस्ट। ये क्या है, स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है स्पीसीज को डिटरमाइन करने का एक्सटेंशन रिस्क का, ये तो आप लोग जानते ही होंगे IUCN की रेड लिस्ट। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ईच स्पीसीज, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से क्या ट्रेंड है, उनके हैबिटेट का लॉस क्या हो गया, बेसिकली जो हैबिटेट लॉस है उनको देखेंगे, क्लाइमेट क्या थ्रेट्स हैं, प्लस अदर साइंटिफिक डेटा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली रन होगा 2030 तक। इसका 94.5 करोड़ का बजट है, इंटायरली फंडेड होगा इंडियन गवर्नमेंट का। ग्लोबली क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिकली इंडिया क्या है, फुलफिल कर रहा है अपना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। बेसिकली इंडिया का ऑब्लिगेशन है अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ग्लोबल एग्रीमेंट इंडिया ने किया हुआ है कि प्रोटेक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी का, तो ये दोनों एग्रीमेंट इंडिया ने किए हुए हैं, तो इसलिए
इसके तहत इंडिया ये भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने लेवल पे इंडिया में ये चीज़ें, ये एफर्ट ला रहा है, ये प्रोजेक्ट ला रहा है, ताकि ये भी ये जो ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, उसको भी पूरा कर पाए। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? ठीक है, क्योंकि इंडिया मोस्ट डाइवर्स कंट्री है, बायोडाइवर्स कंट्री है। इसमें बहुत सारी इनकी स्पीसीज है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से थ्रेटेंड है, क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, पोल्यूशन भी आ रहा है। तो इससे विदाउट एक्यूरेट डेटा कंजर्वेशन का जो एफर्ट होगा वो मिसगाइड होगा, इनसफिशिएंट होगा। तो ये इंडिया को हेल्प करेगा मेक इन्फॉर्म्ड साइंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन टू, ताकि जो वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एक और है टॉपिक आज का, सेंटर ईजेज PLI स्कीम बेसिकली सेंटर ने ईज कर दी है MMF इंडस्ट्री के लिए। अब ये MMF इंडस्ट्री क्या होती है? तो बेसिकली इसमें क्या, PLI स्कीम आप जानते ही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव कंपनियों को दी जाती हैं जो सर्टेन सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि टेक्सटाइल में, और मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स को, टर्नओवर को अचीव करती है। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका गोल था एक्सपोर्ट को, जॉब क्रिएशन का। अब इसमें न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने PLI स्कीम को और फ्लेक्सिबल बना दिया है 3 प्रोडक्ट्स कैटेगरी के लिए। एक मैन मेड फाइबर अपैरल, MMF फैब्रिक, ठीक है, मैन मेड फाइबर जो फैब्रिक्स हो गए, अपैरल हो गए, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया। इन दोनों में PLI स्कीम को और फ्लेक्सिबल कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। अब हुआ क्या है कि पहले जो अर्लियर रिक्वायरमेंट थी, जो इन्वेस्टमेंट थी इसके रिक्वायरमेंट, वो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पार्ट 2। अब क्या हो गया है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है, बेसिकली पार्ट 1 में वो कंपनियां जो वो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और फिर दूसरे पार्ट में एडिशनल वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब बोल रही हैं कि वो कंपनियां इन तीनों में, जो टेक्सटाइल की कंपनियां हो गई, मैनमेड फाइबर, फैब्रिक्स या टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड, फर्स्ट पार्ट में वो 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और सेकंड पार्ट में 50 करोड़ का। अब इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा कंपनियां जो है और स्पेशली जो छोटी कंपनियां, स्मॉलर वंस, वो भी अप्लाई कर सकती हैं इस स्कीम में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 8 न्यू MMF अपैरल प्रोडक्ट्स ऐड हो गया है, 9 न्यू टाइप के MMF फैब्रिक्स ऐड हो गए हैं। तो इससे रेंज बढ़ जा रही है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, जो कि इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं। अब ये मैटर क्यों करता है? इससे क्या होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी मीडियम साइज कंपनी में भी। मैन मेड फाइबर सेगमेंट का, जो मैन मेड फाइबर सेगमेंट है उसको बूस्ट करने का एम है बेसिकली इंडिया का, जो बेसिकली ट्रेडिशनली अब लैग कर गया है। जो इंडिया का ट्रेडिशनली मैन मेड फाइबर सेगमेंट में चीज़ें अच्छी थी, वो धीरे धीरे लैग करती जा रही, तो इससे उसमें बूस्ट मिलेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल के ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। हाई वैल्यू हाई टेक सेगमेंट के इंडिया का गोल जो ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है, वो भी अलाइन होता है इस पॉलिसी से। तो बेसिकली PLI स्कीम है। PLI स्कीम क्या होता है ये आप देख सकते हैं, और इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि PLI स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस किस कैटेगरी में दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। किस किस कैटेगरी में? तो ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। और कितना, पहले 300 था पार्ट 1 में, अब 150, 100 करोड़ पार्ट 2 का था, अब 50 करोड़। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये छोटा ही टॉपिक है। इसमें बेसिकली एक हंगरियन ऑथर हैं लैस्लो क्रास्टजानहोरकई। बेसिकली वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता है लिटरेचर में। उनके कुछ फेमस बुक्स हैं, बेसिकली नॉवेल्स है। फर्स्ट जो उनको जिससे डेब्यू नॉवेल है उसका नाम है सटानटनगो करके उनका नाम है, और ये भी एक उनकी फेमस वर्क है जैसे मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये आप याद कर सकते हैं, इसका नाम तो याद रखना पड़ेगा, प्लस एक ये डेब्यू नॉवेल को भी याद रख लेंगे तो अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, चाइना ने एक आउटलाइन कर्व्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी। बेसिकली चाइना ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, जो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि थर्सडे को इंडिया ने न्यू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे और टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। क्यों? अब फॉरेन कंपनियां
को बेसिकली गवर्नमेंट स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा अगर वो कुछ इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसमें चाइना का अर्थ मेटल है और उसको एक्सपोर्ट करती है तो स्पेशल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए भी चाहिए परमिशन। रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल बेसिकली ग्रुप है 17 मेटल्स का जो कि यूज होते हैं हाईटेक और मिलिट्री प्रोडक्ट्स में, जैसे कि स्मार्टफोन, ईवी बैटरीज, विंड टर्बाइंस, सैटेलाइट्स, मिसाइल सिस्टम्स। अब ये ग्लोबली क्यों मैटर करता है? क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है 70% ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग, और उससे जो प्रोसेसिंग है उसकी वो भी 90%। तो क्या इससे क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है चाइना को, ह्यूज पावर ओवर द ग्लोबल सप्लाई। तो बेसिकली जो ग्लोबल सप्लाई है उसको चाइना कंट्रोल करता है, जो कि क्रिटिकल है मेनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। बेसिकली रेयर अर्थ जो होता है वो बहुत से टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इसकी ग्लोबल सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना दिक्कत करेगा और इंटरनेशनल लेवल पे। वाई नाउ, अभी क्यों किया गया? ये आया है अभी यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है चाइना की तरफ से कि वो अपनी पोजीशन को और बढ़ा पाए ग्लोबल ट्रेड में और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन में, स्पेशली यूएस के साथ, ठीक है। इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। आप सभी को थैंक यू।